हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सब्सिडरी का, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स के पास जिनका भी केमिस्ट्री सब्सिडरी है उनके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री सब्सिडरी में हर साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ इस साल किसी का भी केमिस्ट्री सब्सिडरी में प्रमोटेड हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रही हूँ। बीच में कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड करना बंद कर दी थी, लेकिन आज से फिर से रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे। डेली 2-3 वीडियो तो मैं केमिस्ट्री सब्सिडरी का ही अपलोड कर दूंगी। आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसको अच्छे से देखना है और इसका नोट्स बना लेना है और उसी को रिवीजन कर लेना है। और अगर नोट्स नहीं है तो मुझसे आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ बना के भी आप लोगों के लिए अपलोड करवा दूंगी, मतलब कि टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन। क्या समझेंगे सबसे पहले? कौन सा रिएक्शन? SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो हम लोगों का क्या होता है, तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मैं बता दूं। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमोलिकुलर। इसका क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन, इसको क्या बोलते हैं? ये है यूनिमोलिकुलर, ये है डाईमोलिकुलर। ठीक है, या फिर इसको कुछ और भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बाईमोलिकुलर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग, ये क्या है, ये यूनिमोलिकुलर है और ये बाईमोलिकुलर है। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले हम लोग देख लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन यूनिमोलिकुलर, और ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बाईमोलिकुलर। ये दो मतलब बाई और एक मतलब यूनि। ठीक है, तो ये हम लोग इसका फुल फॉर्म जाने, लेकिन यहाँ से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, इसका डिफरेंस हम लोग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन इससे पहले हम लोग कंसेप्ट जो है ये आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग उसका डिफरेंस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों का कोई एक रिएजेंट होगा, क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट होगा। फिर हम लोगों का इसमें, हम लोगों का एक रिएक्टेंट है RX। ठीक है, RX कैसे टूटेगा? R प्लस में टूटेगा और X माइनस में। हम लोग अभी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस चार्ज होता है। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल के पास? न्यूक्लियोफाइल के पास माइनस चार्ज होता है। तो ये ऐसे टूटेगा, ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में, और ये माइनस प्लस का हमेशा है ना अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये माइनस किसके पास जाएगा? प्लस के पास जाएगा। तो ये माइनस प्लस के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा RNU, और ये X जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया? RNU और X बाहर निकल गया। तो ये जो रिएक्शन हुआ है ना, तो ये आप लोगों का, ये NU है ना, ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधा जाए इसको निकाल के और यहाँ लग जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये जो NU है ना, ये इधर से ना अटैक करके पीछे से अटैक करे। ठीक है, कहाँ से अटैक करे? पीछे से, और ये अभी अटैक ही बन ही रहा है और ये वाला जा ही रहा है। उस टाइप से भी एक रिएक्शन होता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक को जो अटैक करने पर, इस पे जो अटैक करता है वो दो तरीके से करता है। कितने तरीके से करता है? दो तरीके से। इसी से हम लोग का डेरिवेशन होता है। ये देखिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ना, तो इसका हम लोग का एक आता है SN1 और एक आता है SN2। SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, हम लोग डिटेल में समझेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो सब हम लोग अभी बस इतना ही समझे है कि हम लोगों का कोई रिएजेंट होगा। ठीक है, कोई रिएजेंट है, उसमें हम लोग का पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को ले चलिए। न्यूक्लियोफाइल में सभी को पता होता है ये माइनस चार्ज होता है न्यूक्लियोफाइल में, और ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का टूटेगा तो ये R प्लस टूटेगा और ये X माइनस, ये माइनस है तो प्लस के पास जाएगा तो RNU बनेगा, और X जो है वो बाहर निकल गया, X माइनस। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग पहले समझेंगे SN1 रिएक्शन, फिर समझेंगे SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एक रिएजेंट ले लिए, चलिए ले लिए। अब हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे ये जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है। ठीक है, और स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों को क्या बताया, ये माइनस प्लस में टूटेगा तो ये R प्लस आएगा और ये X माइनस आएगा। अब क्या करेगा, ये R प्लस जो है ना, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, ये R प्लस जो बना है ये कार्बोकैटायन है, और ये हम लोग का X माइनस है। कार्बोकैटायन है तो अगर इसमें रीअरेंजमेंट आप लोग करवा के कोई स्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं, तो आप लोग इसमें रीअरेंजमेंट भी कर सकते हैं इस कार्बोकैटायन में। लेकिन अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो सीधा इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे R प्लस है तो फिर न्यूक्लियोफाइल सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो ये बन जाएगा RNU। ठीक है, तो हम लोग ये देख लिए। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग का ये पहला स्टेप हुआ, स्लोएस्ट स्टेप हुआ है, ठीक है, स्टेप 1 जिसमें कार्बोकेटायन बना है। दूसरा स्टेप में क्या हुआ है आप लोगों का, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। तो सबसे पहले SN1 रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन क्या होता है, देखिए आप लोग को एग्जामिनेशन में वो जो मैं इधर दिखाई हूँ ना, ये इस तरीके से लिखना है अच्छे से, लेकिन ये आप लोगों को समझना है। अगर आप लोग समझे हुए रहेंगे ना तो फिर आप लोगों को टेंशन नहीं है रटने की, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें कि SN1 रिएक्शन में हम लोगों का 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, और पहला स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप ही हम लोगों का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को सबसे पहले पता चला ये 2 स्टेप रिएक्शन है। उसके बाद हम लोग को क्या पता चला, इसमें जो हम लोगों का रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है ये हम लोग का कार्बोकेटायन बना है, ठीक है। इसमें क्या बना है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। और हम लोगों का रेट जो है ना, रेट हम लोगों का सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। मतलब रेट आप लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े होंगे क्लास 12th में। तो रेट बराबर क्या होता था हम लोग का, के इंटू यहाँ पे जो है सो, तो ये हम लोग का RX और ये हम लोग का 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 है, और इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी होता है कि इस जो हम लोग का क्या बोलते हैं, रिएजेंट, इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसके इस रिएक्शन को करवाने में, ठीक है। तो हम लोग का 1 है, तो हम लोग का इसका ऑर्डर भी 1 है और मॉलिक्यूलरिटी भी 1 है। चलिए अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लिए, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन का बात कर लेते, तो मैं आप लोगों को पहले ही बताई हूँ रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे, स्लोएस्ट स्टेप पे। ये जो हम लोग का कार्बोकेटायन बना ना, तो ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कार्बोकेटायन 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, उससे कम 1 डिग्री उससे भी कम होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। फिर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ RX, और हम लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीज़ पे डिपेंड करेगा। कि पहला डिपेंड करेगा इस पे कि ये जो है ये कितना जल्दी भागेगा, ये जितना जल्दी भागेगा उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा। मतलब ये जो X है ना वो अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक हम लोगों का अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग जल्दी से इसका रेट देखना चाहते हैं तो हम लोग का R का ही, हम लोग I का लिविंग ग्रुप ये ज़्यादा अच्छा है। फिर हम लोग का I के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाँ, ये I के बाद Br, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, ये हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो बस SN1 में इतना ही पढ़ना है हम लोगों का। अब हम लोग देखेंगे SN2 रिएक्शन, ठीक है। फिर डिफरेंस भी बताऊंगी, आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोग का फिर आता है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में भी हम लोग का एक रिएजेंट होगा, क्या होगा, RX, और इसमें हम लोग का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन SN2 में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, ये पीछे से अटैक करता है। कहाँ से करता है, पीछे से करता है। तो मतलब इस तरीके से आएगा, यहाँ पे R था, यहाँ पे X था, मतलब ये अभी टूटा नहीं है अच्छे से, और ये अभी बना नहीं है। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल धीरे पीछे से आराम आराम से अटैक कर रहा है, मतलब ये धीरे धीरे अटैक कर रहा है। पहले तो सबसे पहले ये टूटेगा इसमें डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस में, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस में न्यूक्लियोफाइल इधर से आ रहा है और इधर अटैक कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग का ये जो हम लोग का है ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये अच्छा ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये टूट रहा है और ये बन रहा है, नए रिश्ते बन रहे हैं और पुराने रिश्ते टूट रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट हम लोग का ये था, ठीक है। तो हम लोग का ये जो बनेगा ये NuR ये बन जाएगा, और ये X माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बस क्या देखें, SN2 में बैक साइड से रिएक्शन होता है, और इसमें तो पहले कार्बोकेटायन बन जाता है फिर न्यूक्लियोफाइल आता है ना, लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें एक ही स्टेप में सब कुछ होता है। पीछे से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और आगे से क्या बोलते हैं इसको, X माइनस निकल रहा है, और हम लोगों का रिएक्शन कंप्लीट होता है इस तरीके से। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, ये हम लोगों का जो SN2 था ये 1 स्टेप रिएक्शन था, ठीक है। इसमें उसमें SN1 में कार्बोकेटायन बन रहा था और इसमें ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। इसका जो रेट है ना, ये इसमें हम लोग को 2 पार्टिकल इन्वॉल्व है, RX और NU। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 हो जाएगी। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, देखिए, तो ये जो पीछे से अटैक करता है ना, तो इसमें स्टेटिक हिंड्रेंस का रोल होता है, ठीक है। तो जिसका स्टेटिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 डिग्री का कम होगा, 2 डिग्री का, उससे 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा 2 डिग्री का, और उससे 3 डिग्री का। ये स्टेटिक हिंड्रेंस पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और ये तो लिविंग ग्रुप का तो वही होगा जिसमें जो जितना ज़्यादा जल्दी जाएगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। तो लिविंग ग्रुप ये वाला हम लोग का दोनों में सेम ही रहता है। तो ये हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझे SN1 और SN2 के बारे में। अब हम लोग के एग्जामिनेशन में डिफरेंस पूछा गया था, तो आप लोगों को डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है।
तो हम लोगों का क्या हो गया, तो हम लोग का देखिए सबसे पहले तो क्या देखिए SN1 जो है हम लोग का यूनिमोलिकुलर है और SN2 जो है हम लोगों का बाईमोलिकुलर है, ठीक है। दूसरा क्या देखिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर कितना है, SN1 में इसका ऑर्डर 1 था और SN2 में ऑर्डर क्या था, सेकेंड ऑर्डर था। SN1 में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री का ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। इसके बाद क्या आप लोगों का कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। SN1 में कार्बोकेटायन बन रहा था और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था। SN1 का मॉलिक्यूलरिटी क्या था, 1 था, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या था, 2 था। और हम लोग का ये एक रिएक्शन भी लिख दी हूँ कि SN1 में इस तरीके से हो रहा था और SN2 में इस तरीके से हो रहा था। रेट भी हम लोग देख लिए, रेट हम लोग का क्या है, K टाइम्स ऑफ RX और इसमें K टाइम्स ऑफ RX की पावर है और न्यूक्लियोफाइल की पावर है। तो ये हम लोगों का था SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये मैं आप लोगों को कहीं और से नहीं, ये क्वेश्चन बैंक है ना आप लोग का, इसी में से क्वेश्चन लेके करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो SN1 एंड SN2 रिएक्शन में हम लोग डिफरेंस देख लिया विथ मैकेनिज्म। दूसरा हम लोग का क्या है, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन। तो कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन में भी अंतर देख लेते हैं। ये हम लोग आज ऑर्गेनिक का ये पहला पता नहीं ऑर्गेनिक का मैं और लेक्चर अपलोड की हुई हूँ नहीं, या फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केमिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 2 क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है ना, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेना है अच्छे तरीके से, और उसके अलावा आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन के बारे में। तो सबसे पहले कार्बोकेटायन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है, मतलब कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। कार्बोकेटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। कार्बोएनायन के पास इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, मतलब कार्बोएनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। कार्बोकेटायन गरीब है, ऐसे याद रख सकते हैं, कार्बोकेटायन गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कार्बोएनायन अमीर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोगों को कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या होता है। कार्बोकेटायन जो होता है, कार्बोकेटायन होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और कार्बोएनायन क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। दूसरा क्या है, द कार्बन एटम इन्वॉल्व इन sp2 हाइब्रिडाइज। कार्बोकेटायन में जो कार्बन एटम इन्वॉल्व होते हैं ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है कार्बोकेटायन में, कार्बोकेटायन में जो कार्बन एटम इन्वॉल्व होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और कार्बन एटम इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और कार्बन एनायन में जो कार्बन हम लोगों का प्रेजेंट होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। फिर हम लोगों का क्या है, इट इज ए प्लेनर ज्योमेट्री। कार्बोकेटायन का जो है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन आया, मतलब इसका प्लेनर ज्योमेट्री होगा, और sp3 आया, इसका मतलब इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ये सब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका स्ट्रक्चर ट्रिगोनल प्लेनर होता है, जिसका 4 होता है उसका मतलब कि Z4 आता था तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता था, टेट्राहेड्रल हो जाता था। इसी तरीके से हम लोग बहुत कुछ देखे थे, sp देखे थे तो उसका लिनियर होता था। तो ये बात आप लोग को याद होगी, लेकिन नहीं भी याद है तो अभी बता देती हूँ। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो प्लेनर ज्योमेट्री होता है, और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। कार्बोकेटायन जो है हम लोगों का एक लुईस एसिड है। क्या है, कार्बोकेटायन हम लोगों का इट इज अ लुईस एसिड, और कार्बोएनायन क्या होता है, हम लोगों का लुईस बेस होता है। क्या होता है, कार्बोएनायन लुईस बेस। और कार्बोकेटायन हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल होता है। कार्बोकेटायन क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल होता है, और कार्बोएनायन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यही सब हम लोग का था। और एक यहाँ पे फोटो देख लीजिए, ये हम लोगों का कार्बोकेटायन का है, और ये हम लोग का कार्बोएनायन का है। इसमें जो हम लोग का कार्बन इन्वॉल्व है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका जो है हम लोग का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। कार्बोकेटायन सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, कार्बोकेटायन के बारे में सिर्फ बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, और क्या होता है, ये लुईस एसिड है। कार्बोकेटायन जो है वो लुईस एसिड है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो बस, और उसके बाद एक इसका इमेज बना दीजिएगा इसका, और खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या कर लिए, SN1 एंड SN2 रिएक्शन पढ़ लिए, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन पढ़ लिए। अब हम लोग कीटो एनाल टेट्रामेरिज्म पढ़ेंगे, फिर एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, फिर ये दोनों भी पढ़ के हम लोग इस वीडियो में ये पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब केमिस्ट्री सब्सिडी में क्या क्वेश्चन आएगा ये गेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। मेरे लिए नहीं, सभी के लिए मुश्किल है, किसी के पास इतना औकात नहीं है किसी वो आप लोगों को पूरा एकदम सही से गेस करके पूरा बता दे, क्योंकि केमिस्ट्री सब्सिडी में मैं देखी हूँ कि रिपीट नहीं करता उतना क्वेश्चन। लेकिन हाँ, ये भी सही है कि कंसेप्ट वही सब रहता है, कंसेप्ट कोई नया नहीं लाता है, ठीक है। बस उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है ना वो थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग का क्या है, कीटो एनॉल टोटोमेरिज्म। और फिजिक्स सब्सिडी में तो मैं अगर 10 क्वेश्चन बता दूंगी ना तो उसमें से 8 क्वेश्चन 100% चैलेंज ले सकती हूँ कि वो आ जाएगा। फिजिक्स सब्सिडी में खुद चैलेंज लेती हूँ, लेकिन केमिस्ट्री सब्सिडी में मैं बस आप लोग को पढ़ाने पे फोकस करती हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग का क्या है, कीटो एनॉल टोटोमेरिज्म। तो कीटो एनॉल टोटोमेरिज्म क्या होता है, मतलब हम लोग का एक कीटो होगा, ठीक है, और ये इनॉल में परिवर्तन होगा। क्या होगा, एक कीटो है हम लोग का जो कि इनॉल में परिवर्तन होगा, और इसमें जो होगा वो टोटोमेरिज्म होगा, ठीक है। तो टोटोमेरिज्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इसमें से हम लोग को सबसे पहले नंबरिंग करना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। तो हम लोग का पहले कार्बोनिल ग्रुप खोजेंगे, और कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो हम लोग का अल्फा कार्बन मिलेगा उसको 1 दे देंगे, और वहां से नंबर चालू करेंगे, 1 2 3 नंबर दे दिए सबसे पहले 1 2 3। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक का हाइड्रोजन 3 को दे देंगे। क्या करेंगे, ये एक का हाइड्रोजन 3 को दे देंगे, और 3 के पास जो डबल बॉन्ड है ना वो 1 के पास दे देंगे। मतलब देखिए इसके पास आप लोगों को 3 H है तो 1 H इसको दे दीजिए, तो CH2 बचेगा और यहाँ OH बचेगा। और ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये इसका डबल बॉन्ड लेके ये 1 और 2 के बीच में दे देना है। कैसे होता है टोटोमेरिज्म, आप लोग समझे। सबसे पहले आप लोग को यही समझना होगा कि टोटोमेरिज्म करते कैसे है। तो आप लोगों को मैं क्या समझा रही थी, तो आप लोगों को मैं समझा रही थी टोटोमेरिज्म होता कैसे है। टोटोमेरिज्म करने के लिए हम लोग को सबसे पहले 1 2 3 नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप को खोजते हैं, ठीक है। फिर उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके पास जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और हम लोग 1 2 3 नंबरिंग दे देते हैं। फिर 1 का हाइड्रोजन 3 को दे देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। 1 का हाइड्रोजन 3 को दे देते हैं, और 3 का जो डबल बॉन्ड है ना वो हम लोग इस दोनों को दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये बन गया, और इसको हम लोग बोलते हैं इनोल। क्या बोलते हैं, इनोल। 90% केस में देखा गया है कि कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है इनोल से। लेकिन अगर इनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, रेजोनेंस वगैरह, मतलब कुछ कुछ हो जाए, ठीक है, तो ये इनोल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो हम लोग को वो पढ़ना ही नहीं है इसमें तो हम लोग को बस कीटो एनोल टोटोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। तो कीटो एनोल में बदलता है, कैसे बदलता है ये मैं बता दी। और कुछ आप लोगों का इसमें जो लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिए और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा क्या है। कीटो एनोल टोटोमेरिज्म रेफर्स टू इंटरकन्वर्जन एंड अ केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन ए कीटो फ्रॉम एंड इनोल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या होता है, कीटो एनोल टोटोमेरिज्म इंटर कन्वर्जन करता है। क्या करता है, इंटर कन्वर्जन एक केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या है, देखिए ये जो हम लोग का दोनों तरफ तीर है ना, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का साइन है। क्या है, कीटो एनोल टोटोमेरिज्म रेफर टू इंटर कन्वर्जन एंड अ केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है किसके, बिटवीन कीटो फॉर्म एंड एन इनोल फॉर्म। तो सबसे पहले पहला लाइन याद भी करवाने की कोशिश मैं करती हूँ। कीटो एनोल टोटोमेरिज्म रिफर्स अ interconversion between chemical equilibrium between interconversion and a chemical equilibrium interconversion and chemical equilibrium between a keto form केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन अ कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। यहाँ तक याद हुआ। मैं याद भी करवाने की आप लोगों को गारंटी ले रही हूँ ना, याद भी करवा रही हूँ, कीजिए मेरे साथ। क्या है, कीटो एनोल टोटोमेरिज्म, जहाँ समझाने वाला होगा समझा भी दूंगी। समझाने वाला था यहाँ पे किसी ऐसे ऐसे बदलता है, तो हम लोग इसमें समझा दी हुई हूँ। अब लेकिन इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, बस यही जो हम लोग किए है ना उसी को थोड़ा सा किताबी भाषा बोलिए, या फिर कोई मतलब कि इस तरीके से लिखना होगा ना। ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम थोड़ा सा तो अच्छा ये सब लिख दीजिएगा तो उनको लगेगा, जो कॉपी चेक करेंगे, हाँ ये बच्चा पढ़ के आया, इनको अच्छे से आता है, ठीक है। और इस तरीके से लिख दीजिएगा, दोनों लिख दीजिएगा, तो फिर अच्छा मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। क्या है, कीटो एनोल टोटोमेरिज्म। कीटो एनोल टोटोमेरिज्म रेफर्स अ इंटर कन्वर्जन एंड ए केमिकल इक्विलिब्रियम किसके बीच, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म, ठीक है। कीटो एनोल टोटोमेरिज्म रिफर्स टू इंटर कन्वर्जन एंड अ केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन अ कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म। यहाँ तक याद हो गया। फिर देखिए अब हम लोग का क्या है, दी कीटो एंड इनोल फॉर्म आर सेड टू बी टोटोमर ऑफ इच अदर। हम लोग जो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म है उसी को बोलते हैं, दोनों एक दूसरे में आपस में टोटोमर है। तो द कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म आर टोटोमरिज्म विथ इच अदर। यहाँ तक भी याद हो गया, ठीक है। क्या है, कीटो एनोल टोटोमरिज्म Keto-enol tautomerism refers to interconversion and a chemical equilibrium between a keto form and enol form. The keto and enol forms are said to be tautomer of each other. The interconversion of two forms involve the movement of an alpha hydrogen. इसमें कौन किसका मूवमेंट हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन गया है उधर, ठीक है, और डबल बॉन्ड के ऊपर जाके लग गया था, ठीक है। तो क्या होता है, द इंटरकन्वर्जन ऑफ द टू फॉर्म The interconversion of two forms involves atom from alpha carbon
कहा गया द इंटर कन्वर्जन ऑफ द टू फॉर्म्स इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ एन अल्फा हाइड्रोजन, इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्फा कार्बन टू कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन के पास अल्फा एच चला गया है अल्फा कार्बन में से उठ के, और क्या हुआ है एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग है वो इधर उधर किए है। ठीक है, बस वही बात है जो बात हम लोग उसमें फिगर में मैं बता रही हूँ ना, उसी को बस लिख दिया गया है इसमें। दिस टाइप ऑफ टोटोमरिज्म अकर्स इन एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये इस टाइप का टोटोमरिज्म कहाँ देखने को मिलता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, कहाँ होता है? जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर, ये भी याद रखिएगा टोटोमरिज्म एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर में देखा जाता है अगर एल्डिहाइड कीटोन एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समझ लिए ना कीटोन और टोटोमरिज्म को। अब हम लोग एरोमेटिसिटी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एरोमेटिसिटी क्या है? तो सबसे पहले एरोमेटिसिटी हम लोग का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? प्रॉपर्टी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिसिटी जो है ये प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? एरोमेटिक कंपाउंड का। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मोर स्टेबिलिटी। एरोमेटिसिटी से हम लोग क्या करते हैं? ये एक प्रॉपर्टी होता है एरोमेटिक कंपाउंड का। अगर किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी है तो कहने का मतलब है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग मोर स्टेबिलिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंडर, तो आप लोगों को क्या होना चाहिए? एरोमेटिक कंपाउंड को उसमें एरोमेटिसिटी होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? एरोमेटिक कंपाउंडर साइक्लिक, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हैविंग 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल जैसे बेंजीन। n इक्वल टू हम लोग इसमें 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? अगर किसी के पास 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये एरोमेटिसिटी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दी हुई हूँ क्राइटेरिया क्या क्या है। और एरोमेटिक कंपाउंड आर द मोस्ट स्टेबल ड्यू टू द लो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बहुत ही कम होता है। तो क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी यही है, इट मस्ट हैव साइक्लिक इन नेचर। सबसे पहले एरोमेटिसिटी होने के लिए ये साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन क्या है? इट मस्ट हैव साइक्लिक इन नेचर। दूसरा क्या है? इट मस्ट हैव फुल्ली कंजुगेशन। और फुल्ली कंजुगेशन मतलब इसका कंजुगेशन मतलब पाई, मतलब ऐसे पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से रहना चाहिए। या फिर पाई बॉन्ड या फिर सिंगल, और जो लोन पेयर होता है ना उसको भी काउंट करते हैं, सिंगल लोन पेयर, इस तरीके से भी हम लोग का कंजुगेशन होना चाहिए एरोमेटिसिटी होने के लिए। ठीक है, तो इट मस्ट हैव फुल्ली कंजुगेशन। फुल्ली कंजुगेटेड मीन्स पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट इन द रिंग। ठीक है, अगर हम लोग का कोई रिंग है पहले पाई फिर सिग्मा, फिर पाई फिर सिग्मा, पाई मतलब डबल बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर हम लोग का क्या होता है? तीसरा, इट मस्ट हैव प्लेनर। और हम लोग का तीसरा कंडीशन क्या है? इट मस्ट हैव प्लेनर। ठीक है, क्या है हम लोग का तीसरा कंडीशन? इट मस्ट हैव प्लेनर। थोड़ा सा आप लोगों को जस्ट वेट। ठीक है, दिख रहे? इट मस्ट हैव प्लेनर। और चौथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सीधा एग्जामिनेशन में हुकली रूल के नाम से भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। हक्केल रूल है। ठीक है, क्या है? हक्केल रूल। तो हक्केल रूल इज यूज्ड इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द एरोमेटिक क्वालिटीज ऑफ एनी प्लेनर रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका यही है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यही हम लोगों का हक्केल रूल बोलता है। ठीक है, तो अगर 4n+2 अगर n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये सारा इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। अगर ये सारा इलेक्ट्रॉन आता है तो हम लोग बोलते हैं हाँ इसमें एरोमेटिसिटी है। तो किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी होने के लिए वो प्लेनर होना चाहिए, वो साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन होना चाहिए और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ये इसका एरोमेटिसिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एरोमेटिसिटी भी समझ ही लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या? डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ डाईइथाइल मेलोनेट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी डाईइथाइल मेलोनेट को बनाते कैसे है, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका प्रिपरेशन देखेंगे, फिर इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ डाईइथाइल मेलोनेट। ठीक है, तो डाईइथाइल मेलोनेट के बारे में हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है, इसका प्रिपरेशन पढ़ना है और इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन पढ़ना है। तो मैं बाकी सब तो आप लोगों को पहले से लिख के लाई थी, लेकिन ये पहले से लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मुझे इस पर पूरा आप लोग के सामने इसमें लिखना होगा, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग बस देखिए अच्छे से और समझिए इसमें डाईइथाइल मेलोनेट के बारे में। ठीक है, डाईइथाइल
मेलोनेट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ डाइथाइल मेलोनेट दिखता है कैसे। यहाँ पे रहता है CH2, यहाँ पे रहता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी रहता है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रहता है O C2H5, और यहाँ पे भी रहता है O C2H5। ये आप लोगों का क्या है, डाई इथाइल मेलोनेट है, ठीक है। ये देख लिया आप लोग। अब हम लोग पहले इसका क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, सिंथेटिक एप्लीकेशन देखेंगे। तो प्रिपरेशन कैसे होता है सो देखिए आप लोग। प्रिपरेशन देखिए, डाइथाइल मेलोनेट का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे एसिटिक एसिड से, ठीक है। प्रिपरेशन फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग डाइथाइल मेलोनेट का प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, एसिटिक एसिड से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लेती हूँ, ठीक है। ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एसिटिक एसिड से प्रिपरेशन करेंगे तो हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ। तो Cl2 के साथ जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बेसिकली, सो देखिए आप लोग। ये हम लोगों का है कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला हम लोगों का होता है अल्फा कार्बन। क्या होता है आप लोगों का, अल्फा कार्बन। और इसके पास जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, CH3 है ना, तो इसको CH2 ऐसे लिख सकते हैं और एक H इधर दे सकते हैं। H हम लोगों का बाहर निकल जाएगा और इसमें का Cl यहाँ आके लग जाएगा। तो ये बचेगा CH2 Cl, और यहाँ पे बचेगा C डबल बॉन्ड O OH। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे K2CO3 के साथ। तो ये कैसे टूटेगा, K प्लस CO3 2 माइनस, और ये जो हम लोगों का रिएक्शन है ये हम लोगों का O माइनस और H प्लस में टूटेगा। तो माइनस के पास प्लस जाता है, स्वाभाविक सी बात है। तो हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2 Cl C डबल बॉन्ड O माइनस है, तो यहाँ O माइनस है, तो ये K प्लस हो जाएगा। ये है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत आई, बिल्कुल नहीं आई। अब हम लोग क्या करेंगे, KCN के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे, KCN के साथ रिएक्शन करेंगे। तो KCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का कैसे टूटेगा, K प्लस टूटेगा और Cl माइनस टूटेगा। तो हम लोगों का देखिए, और अभी हम लोग तो कैसे टूटेगा हम लोग देखते हैं अच्छे से। CH2 यहाँ पे है, Cl यहाँ पे है, C डबल बॉन्ड O है, ओके है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। ये माइनस में टूटेगा और ये प्लस में टूटेगा। तो माइनस के पास प्लस जाएगा और प्लस के पास माइनस जाएगा। तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, इसके पास। तो हम लोग क्या बनेगा, CH2 इधर CN कर लीजिए और ये वाला को नीचे रख देते हैं, C डबल बॉन्ड O, ओके। यहाँ तक ठीक है, KCN के साथ रिएक्शन करवा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखिएगा, पहला स्टेप Cl2, दूसरा K2CO3, तीसरा KCN, और अब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H प्लस OH माइनस। साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो मतलब CH2 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। अब हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अब हम लोग इसका रिएक्शन करवा देंगे इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ करवाएंगे, इथाइल अल्कोहल के साथ। तो HOC2H5 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, OH यहाँ से ले लीजिए और H यहाँ से ले लीजिए, और हम लोग को इसमें से वाटर निकाल देना है। क्या करना है, H2 निकाल देना है और ये 2 मोल लेना है, ठीक है। एक यहाँ से भी ले लीजिए और यहाँ पे भी OH है, तो ये दोनों निकाल लेंगे। तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, हम लोगों का बन जाएगा, यहाँ पे देखिए CH2 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे आ जाएगा ये OC2H5, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है और आ जाएगा OC2H5। और यही हम लोगों का क्या है, डाइथाइल मेलोनेट, ठीक है। क्या है हम लोगों का, डाइथाइल मेलोनेट। समझ में आया कैसे बना है डाइथाइल मेलोनेट। पहले हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन करवाया है, फिर K2CO3 के साथ, फिर हम लोग साइनाइड ग्रुप के साथ, तीसरा फिर चौथा स्टेप में हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाए हैं, और पांचवा स्टेप में क्या किए हम लोग, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाए। तो हम लोगों का बन गया डाइथाइल मेलोनेट। तो ये हम लोग जो देखे हैं ना, तो ये हम लोगों को क्या मिला, ये हम लोगों का है प्रिपरेशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल नहीं का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग सिंथेटिक एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को डाइथाइल मेलोनेट का प्रिपरेशन बता रही थी, तो मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा ऊपर कर दी हूँ कैमरा, ताकि आप लोग जो है ना एक ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके प्रिपरेशन का, ठीक है। एक साथ अब सब कुछ दिख रहा है, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशन। चलिए, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, अब मैं आप लोगों को सिंथेटिक एप्लीकेशन बताऊंगी। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, 2 मिनट वेट। चलिए, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्या बताऊंगी, सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो लिखिए सिंथेटिक एप्लीकेशन।
और वीडियो को सभी के पास शेयर करना आप लोगों का काम है, ठीक है। सिंथेटिक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम लोग सिंथेटिक एप्लीकेशन सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, डाईथाइल मेलोनेट से। देखिए सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या होता है, हम लोग डाईथाइल मेलोनेट से क्या क्या बना सकते हैं, वही हम लोगों का सिंथेटिक एप्लीकेशन होता है। तो हम लोग डाईथाइल मेलोनेट से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में मान लीजिए एसिटिक एसिड बनाएंगे, प्रोपेनोइक एसिड बनाएंगे, आइसोब्यूटारिक एसिड बनाएंगे और बहुत कुछ बनाएंगे। सब कुछ बना रहे हैं और आप लोग देखते जाइए और आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए, नहीं तो आप लोग नोट्स मेरे से ले भी सकते हैं। इसका पीडीएफ अभी जो पढ़ा रही हूँ ना, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को बना के दे सकती हूँ। सिंथेटिक एप्लीकेशन है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या बन सकता है, एसिटिक एसिड। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट दीजिए और हम लोग अब बनाएंगे एसिटिक एसिड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, क्या करेंगे हम लोग, एसिटिक एसिड बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ले लेते हैं डाईथाइल मेलोनेट। तो हम लोग ये ले लिए, डाईथाइल मेलोनेट। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। H2O, H2 है मतलब H प्लस, OH माइनस से जुटेगा। चलिए ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। प्लस के पास माइनस दे दीजिए और प्लस के पास माइनस दे दीजिए और हम लोगों का तैयार है एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे बन गया हम लोगों का OH और यहाँ पे भी बन गया हम लोगों का OH और ये हम लोगों का क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। क्या है हम लोगों का ये, सॉरी अभी एसिटिक एसिड नहीं ना, अभी ये हम लोगों का ये बन गया CH2 है, C डबल बॉन्ड OH है और C डबल बॉन्ड, ये कहाँ से O है, ये C डबल बॉन्ड OH है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें CO2 निकाल, हीट करेंगे। क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलिसिस करके हीट कर देना है। डाईथाइल मेलोनेट के हाइड्रोलिसिस पहले करेंगे, फिर हम लोग हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगा। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा। तो CO2 मान लीजिए इसको निकाल दीजिए, तो हम लोग का क्या बच जाएगा, यहाँ CH2 है और H बच जाएगा तो ये CH3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये C डबल बॉन्ड OH और ये हम लोग का क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। कितना सिंपल है ना, आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि सिंथेटिक एप्लीकेशन इतना सिंपल होगा, एसिटिक एसिड। अब हम लोग कुछ और बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। क्या बनाएंगे अब हम लोग, प्रोपेनोइक एसिड। तो चलिए बनाते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम लोगों का क्या होता है, डाईथाइल मेलोनेट लिखेंगे। तो हम लोगों का यहाँ पे जाता है C डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे जाता है C डबल बॉन्ड O और O C2 C2 और यहाँ पे क्या रहता है, आप लोगों का CH2 रहता है ना, क्या रहता है यहाँ पे CH2। देखिए ये हम लोगों का एक एक्टिव मिथाइलाइन कंपाउंड है। क्या है ये, एक्टिव मिथाइलाइन कंपाउंड। तो दो H रहता है तो हम लोग H को रहने देंगे और एक H को हटा के हम लोग CH2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये H2 H प्लस OH माइनस में टूटेगा और ये हम लोग का माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब हम लोग ठीक तो रहे ना, हाँ। तो ये माइनस प्लस के पास जाएगा और ये भी माइनस प्लस के पास जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे C है, यहाँ H है, यहाँ CH2 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है। अब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगा। तो ये CO2 निकल जाएगा तो हम लोग का यहाँ पे C बचा, C है और यहाँ पे H2 है, ऊपर इधर H2 रहेगा और यहाँ पे CH2 रहेगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH रहेगा। तो ये कितने कार्बन का ग्रुप है, 1 2 3 कार्बन का है, तो मेथेट प्रोप, तो ये हो जाएगा हम लोग का प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ होगा। चलिए CH3, तो हम लोग का देखिए ठीक से देखते हैं इसको। पहले CH3 CH2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सही से देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मिथाइल लगाते हैं ना, CH3 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, CH3 है,
ये CH3 है, हम लोगों का मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं। तो हम लोग इसको शुद्ध मतलब संस्कारी की तरह लिखना चाहिएगा, तो इसको ऐसे लिखिएगा। क्या लिखिएगा देखिए, संस्कारी की तरह मैं थोड़ा लिख देती हूँ। CH3 है, फिर हम लोगों का CH2 है, और फिर हम लोगों का C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, ये सेम टू सेम लिखे हैं, बस इसको संस्कारी की तरह लिख दिया है। तो ये हम लोगों का हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, हम लोग एसिटिक एसिड बना लिए, प्रोपेनोइक एसिड बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे आइसोब्यूटायरिक एसिड। क्या बनाएंगे, आइसोब्यूटायरिक। तो फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटारिक एसिड। तो हम लोग आइसोब्यूटारिक एसिड में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग पहले डाइथाइल मेलोनेट ले लेते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे भी है C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखिए, हम लोग का यहाँ CH2 रहता है ना, तो इस टाइम क्या करेंगे, हम लोग दोनों H को हटा के मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। डाइथाइल मेलोनेट हम लोगों का एक्टिव मिथाइलिन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, वही हाइड्रोलिसिस करना है, H+OH-। तो ये टूटेगा हम लोगों का माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। चलो प्लस माइनस के पास चलो, तुम भी उसके पास जाओ। चलो, और यहाँ पे C है, ये CH3 है, ये CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, और फिर हम लोगों का C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, यहाँ है। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हीट कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, CO2 निकल जाएगा। तो CO2 निकाल लीजिए। तो हम लोग को बचेगा यहाँ C है, और इधर CH3 है, इधर CH3 है, और इधर बच जाएगा सिर्फ CH। ठीक है, H क्या बच जाएगा, इधर H लगा दीजिए, और इधर लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो बना, ये इस तरीके से किस C में लगा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड H में है, और ये हम लोगों का C है, और ये H इधर लगाइए, इधर लगाइए, और ये नीचे में लग जाएगा। तो हम लोगों का ये क्या बन गया, ये हम लोगों को आइसोब्यूटारिक एसिड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, ये आइसोब्यूटारिक एसिड बन गया। तो हम लोग अभी सिंथेटिक एप्लीकेशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग एसिटिक एसिड बनाए हैं, प्रोपेनोइक एसिड बनाए हैं, आइसोब्यूटारिक एसिड बनाए हैं। अब हम लोग कुछ और बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को क्या बना के दिखाऊंगी, मिथाइल इथाइल एसिटिक एसिड। क्या बनाएंगे, मिथाइल इथाइल एसिटिक एसिड। तो लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल इथाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हम लोगों का है। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, बस डाइथाइल मेलोनेट लेना है। ऐसे रहता है, यहाँ H2 रहेगा, उसमें कुछ और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। C डबल बॉन्ड O C2H5। हम लोग को बस इधर का चेंज करना है, नया नया कंपाउंड बनाना है क्या। तो हम लोग का क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे मिथाइल रहने देंगे, और यहाँ पे इथाइल लगा देंगे, और बस हम लोग को जो बनेगा ना, वो वही बनेगा। पहले हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो ये टूटेगा H+OH-। ये टूटेगा हम लोगों का माइनस प्लस, इसको भेज दीजिए यहाँ, इसको ही भेज दीजिए यहाँ। तो हम लोगों का बन जाएगा, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, और क्या है यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस था, तो यहाँ पे COH है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH है। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, वही CO2 निकाल देते हैं। ठीक है, तो CO2 निकाल दीजिए। तो हम लोगों का बन जाएगा, यहीं पे बना लेते हैं, जगह तो है नहीं, लेकिन थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे C2H5 है, और यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये एक C के साथ H भी है। ठीक है, H वहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, और इसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इधर ही लगा देते हैं, और इधर ये लगा देते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का क्या बन गया, मिथाइल इथाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, कुछ नहीं करना है, CO2 निकाल देना है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ बनाएंगे। ठीक है, पेज पलट लेते हैं। तो हम लोगों का अब बनाएंगे, कुछ और बनाते हैं। देखिए, हम लोग क्या क्या बना लिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। एसिटिक एसिड बनाया, थोड़ा मोबाइल उधर
चलिए, हम लोग एसिटिक एसिड बनाए हैं, प्रोपेनोइक एसिड बनाए हैं, आइसोब्यूटाइरिक एसिड बनाए हैं, मिथाइल इथाइल एसिटिक एसिड बनाए हैं। अब हम लोग बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में मतलब दो डबल बॉन्ड होगा, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ। ये पहले से नहीं लिख के लाने का कारण है, वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर मैं पहले से लिख के लाती ना तो और दिखाती, देखिए ये ऐसे ऐसे निकला है, कुछ समझ में ही नहीं आता आप लोगों को। आपको क्या, अगर मुझे भी कोई ऐसे समझाता ना तो नहीं समझ में आता। फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड, इसलिए ये क्वेश्चन, बाकी जो थ्योरी टाइप का था वो तो मैं पहले से लिख के लाई थी ना, कि वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा ना हो और ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो पाए। फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्रिलिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये आप लोग नाम सुने होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, ऐसा चांस कम लगता है क्योंकि ये केमिस्ट्री सब्सिडरी का क्लास चल रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रिलिक एसिड, ठीक है। एक्रिलिक एसिड कैसा दिखता है, ऐसे हम लोग बनाएंगे ना तो खुद पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और हम लोग इसका रिएक्शन यहाँ पे H रखेंगे और यहाँ पे भी H रखेंगे, ठीक है। और इसका हम लोग किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, वही हम लोग अभी डाइथाइल मेलोनेट का प्रिपरेशन देख रहे हैं, तो हमको डाइथाइल मेलोनेट तो चाहिए ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं CH2 है और इसके साथ है C डबल बॉन्ड O C2H5, और हम लोगों का यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O C2H5। कुछ नहीं कर कीजिए, इसमें से H2O निकाल दीजिए। क्या कीजिए, H2O निकाल दीजिए, तो हम लोगों का बन जाएगा यहाँ C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। और हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे H था और यहाँ पे H था, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को वही काम करेंगे, ये हम लोग को जो भी टूटने वाला है ना उसको तोड़ लेते हैं। तो ये माइनस में टूटेगा, O माइनस, ये प्लस में, और ये माइनस में और ये प्लस में। बस हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। क्या कीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दे रही है, तो हम लोगों का यही हो जाएगा H प्लस OH माइनस। तो हम लोग का यहाँ C था, यहाँ H था, यहाँ H था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ C था, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ C डबल बॉन्ड OH हो गया। अब हम लोग हीट करके CO2 निकाल देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। एक्रेलिक एसिड बन गया, CO2 निकाल देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, यहीं पे बना देते हैं, C है, H है, डबल बॉन्ड है, C है, और यहाँ पे तो ये CO2 निकल जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे H बचेगा, और इधर बचेगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्या बचेगा, OH। ये हम लोगों का क्या हो गया, एक्रिलिक एसिड। क्या हो गया हम लोगों का, एक्रिलिक एसिड। समझ में आया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH के साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड, ये C है, तो ये हम लोगों का है एक्रिलिक एसिड। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, क्रोटोनिक एसिड, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे, हो गया लास्ट ईयर, थोड़ा बहुत बना दीजिएगा, एग्जाम में हो गया। ऐसे तो बनेगा तो बहुत कुछ, सब कुछ थोड़ी बनाएंगे। फॉर्मेशन, अब हम क्रोटोनिक एसिड बना देंगे, फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोनिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ क्रोटोनिक एसिड। ऐसे मैं गैस पेपर देखती हूँ, रुक जाइए, गैस पेपर यहाँ है, देख तो नहीं रहा, जस्ट वेट। आप लोग के पास तो गैस पेपर होगा ना, तो गैस पेपर में भी देख लीजिए, देख लीजिएगा क्या क्या बनाया गया हुआ है, या फिर 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ, जस्ट वेट। चलिए, मिल गया गैस पेपर, केमिस्ट्री सब्सिडरी का। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ऑर्गेनिक का है ना, ऑर्गेनिक का हम लोग पढ़ रहे थे हाँ ये वाला, डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइल मेलोनेट और वाट आर इट्स, पेज नंबर 119। इसमें से भी देख लेते हैं, 119। हाँ ये है, देखिए, और यहाँ से भी आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया है, पहले ले लिया है वही डाइथाइल एलोनेट, फिर CH3I के साथ रिएक्शन करवा के ये सब करवाया है, फिर मिथाइल कीटोन बनाया है, एल्काइल एसिटिक बनाया है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है।
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक यूज, इसमें क्या बनाया है देखिए, इसमें भी कुछ कुछ बनाया है। तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत समझना होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, या फिर मैं जो पढ़ाई हूँ वो समझ में आया होगा तो वो आप लोग कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों को सही लगेगा। ठीक है, मुझे तो इसका किताब का कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, ऐसे ही रखा रहता है, कभी इमरजेंसी में काम आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनिक एसिड। तो हम लोग का यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस ये एच के जगह है ना, ये एच के जगह पे CH3 रख दीजिएगा और बना लीजिएगा। और फिर एक हम लोग एच के जगह पे C6H5 रखेंगे, तो भी हम लोग का बनता है, उसका सिनेमिक एसिड नाम होता है। क्या होता है, सिनेमिक एसिड। तो हम लोग क्रोटोनिक एसिड बना देते हैं। आपको मन होगा सिनेमिक एसिड बनाने का तो बस एच की जगह पे C6H5 रख दीजिएगा, बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CH3 रख देंगे, फिर H है और हम लोग ले आते हैं डाइथाइल मेलोनेट। ठीक है, यहाँ CH2 है, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे तो वही H2O बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बचेगा CH3, और यहाँ पे बचेगा H डबल बॉन्ड C। अब बताएंगे C डबल बॉन्ड O C2H5। अब यहाँ पे बताएंगे C डबल बॉन्ड O C2H5। ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, H2OH प्लस OH माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। ये हम लोगों का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, CO2 को निकाल देते हैं, तो हम लोग का क्या बनेगा, CH3H। देखिए, अगर आप लोगों को लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप लोग दोबारा देखिएगा वीडियो को, लेकिन हाँ इसको देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, CH3 है, H है, और हम लोग का क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, CO तो निकल गया, CH हो जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और ये हम लोग का क्या है, क्रोटोनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड बनाने का मन होगा तो सॉरी, सक्सेनिक बोल रही हूँ, सिनेमिक एसिड बनाना होगा तो यहाँ पे C6H5 रख दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा सिंथेटिक एप्लीकेशन देख लिए हैं, और मैं क्वेश्चन बैंक अब लेके आती हूँ, ये है, तो हम लोग इसको भी कर ही लिए हैं। हम लोग का क्या बच गया, एक क्वेश्चन, वाटर एक्टिव मेथिलाइन कंपाउंड, नेम 3 ऑफ देम। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है और इसका 3 नाम, मैं अब आप लोगों को ये 7 नंबर का एक करवा देती हूँ। ठीक है, चलिए, अब हम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, हम लोग इसको करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 2 के ऑर्गेनिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उसके सॉल्यूशन थे, वो दोनों हम लोग देखे हैं। बेसिकली ये सभी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है, मैं आप लोगों को दिखाई थी, और ये 2015 के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आप लोग ये ऑड इवन के चक्कर में मत पड़िए कि आप लोग का 2022 में एग्जामिनेशन हो रहा है तो 2020 से ही टोटल क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स सब्सिडरी में 2020 के पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है एग्जामिनेशन में आने की। तो आप लोग फिजिक्स सब्सिडी में 2020 का जितना ज़्यादा आप लोग उसको बार बार एक ही 2020 को ही बार बार बिना देखे प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन केमिस्ट्री सब्सिडरी के लिए आप लोगों को हाथ पैर इधर उधर भी मारना होगा, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगी। ठीक है, और आप सभी को पता ही होगा कि केमिस्ट्री सब्सिडरी में रिजल्ट कितने प्रमोटेड जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पास कर जाए तो आप लोग को ये वीडियो पूरा देखना ही होगा, और अभी तक इस बात को मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मतलब आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे तभी आप लोग ये मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। ठीक है, चलिए, अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग का एक होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। अगर मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग का, CH4। अगर हम लोग मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो बनता है हम लोग का CH3। क्या बनता है, CH3, और एक वैलेंसी खाली है तो हम लोग का इसका नाम पड़ जाता है मिथाइल। हम लोग का एक मीथेन होता है, अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल देते हैं तो उसका नाम पड़ता है मिथाइल। अगर मिथाइल से एक और हाइड्रोजन हटा दे, ठीक है, ये CH3 है ना, CH3 से एक और हाइड्रोजन हटा दे तो 2 वैलेंसी खाली हो जाएगा। कार्बन को वैलेंसी पूरा करने के लिए 4 चाहिए ना, तो 2 हाइड्रोजन है और 2 वैलेंसी खाली है। मीथेन था, एक हाइड्रोजन हटाया तो मिथाइल नाम पड़ा, और 2 हाइड्रोजन हटाए तो मिथाइलिन नाम पड़ा। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं, एक मिथाइलाइन होगा,
क्या होगा, एक मिथिलीन होगा। अगर मिथिलीन से ये जो दो वैलेंसी जो है, जो दो वैलेंसी खाली है, अगर इस दोनों वैलेंसी की जगह पे कोई भी आप लोगों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर देंगे तो वही हम लोग का एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहलाएगा। समझ में आया एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है? हम लोगों का एक मीथेन होता है, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हम लोग का मिथाइल बनता है, और मिथाइल से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हम लोग का मिथिलीन बनता है। ठीक है। और मिथिलीन, तो मिथिलीन में दो वैलेंसी खाली है, अगर वो जो दोनों वैलेंसी खाली है अगर उसमें हम लोग कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 होता है, CN होता है, और भी बहुत सारा होता है। जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, ये सब आप लोग माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये सब तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है। अगर नहीं भी पढ़े तो आप लोग समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इस दोनों में अटैच कर देंगे तो उसी को हम लोग एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखे हैं, व्हेन अ मिथाइलिन ग्रुप इज अटैच्ड टू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है। जब हम लोगों का मिथाइलिन में दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोग अटैच करते हैं तो इसमें इसके पास दो हाइड्रोजन है ना, तो इसका हाइड्रोजन जो है, जब हम लोग इसमें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन जो बन जाता है वो बन जाता है एसिडिक। ठीक है। तो इट्स हाइड्रोजन विल बिकम एसिडिक, तो इसका हाइड्रोजन बन जाता है एसिडिक। इस ऐसे ही हम लोग सच मिथाइलिन ग्रुप आर कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो हम लोग का जैसे यहाँ पे CH2 है ना, तो यहाँ हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेंगे। ठीक है। और ये हम लोग का एसिडिक है, मतलब ये H माइनस हम लोग का निकलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग का ये हम लोग का एक हाइड्रोजन था वो एसिडिक की तरह बिहेव करने लगा। तो यहाँ पे इस दोनों जगह पे हम लोग CH2 भी रहने दीजिए, यहाँ पे कोई भी आप लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिए, दोनों में CN लगा दीजिए, एक में CN लगा दीजिए, एक में NO2 लगा दीजिए। आप लोग को जो भी दिमाग में आ रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोनों को लगा के, और आप लोगों को यहाँ तीन एग्जाम्पल देना था, तो आप लोग इस तरीके से 3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा। एक बार दोनों में CN लगा दीजिएगा, एक बार CN, एक बार NO2, एक बार C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से कुछ भी लगा के आप लोग बहुत सारा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में क्या देखें, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक है। ठीक है। ये हम लोग देखे हैं आज के वीडियो में 2015 के ऑर्गेनिक के सारा क्वेश्चन देख लिए हम लोग। वाटर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, नेम 3 ऑफ देम देख लिए। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन, डाइथाइल मेलोनेट को देख लिए। कीटोनल टोटोमरिज्म देख लिए। एरोमेटिसिटी देख लिए। SN1 एंड SN2 रिएक्शन विथ मैकेनिज्म देख लिए। कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन देख लिए। ये तो हम लोग का 2015 का हो गया। अब देखिए 2016 का हम लोग पूरा पढ़ेंगे, हम लोग किसी भी प्रकार का कोई भी कमी छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है। और ऐसे हर सेशन के स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे ना तो सभी के लिए फायदेमंद होगा। और मैं आप लोगों को कुछ और दिखा रही हूँ, थोड़ा देर, जब इतना देर रुक ही गए तो थोड़ा देर और रुक जाइए। केमिस्ट्री सब्सिडरी 2016 का देखते हैं क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो ही तो आइडिया मिलेगा। तो चलिए ये आप लोगों का 2016 का है। ये जो हम लोग का कार्बोकेटायन एंड कार्बोनायन है ये हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब तो ये जो क्वेश्चन बाकी रह गया तो ये सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो 2010 अब जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 2016 के ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ, आप लोगों को केमिस्ट्री सब्सिडी का किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए होगा, या फिर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका PDF चाहिए होगा, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करके और जो भी वीडियो देख रहे हैं ना तो उस वीडियो को भी मेरे पास शेयर कीजिएगा और उसका नोट्स मांग सकते हैं ताकि मैं आप लोग को उसका PDF प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। आई होप आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया होगा। ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय।